ओके, हमने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है, सेल डिवीजन। क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले कार्ल को रोडोल्फ विर्चो क्या कहता, ओमनिस सेलुला ही सेलुला, नई सेल का फॉर्मेशन ओल्ड सेल से होता है। फिर मैंने कहा स्ट्रॉसबर्गर क्या कहता है, न्यू सेल का फॉर्मेशन ओल्ड सेल के डिवीजन से होता है। कार्ल नेगेली क्या कहता है, न्यू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन ओल्ड न्यूक्लियस से होता है। ओके, फिर मैंने कहा सेल साइकिल में दो चीज होती है, एक इंटरफेज और एक डिवीजन फेज। एक इंटरफेज और एक डिवीजन फेज। इंटरफेज में तो क्या होता है, सारी तैयारियां होती है, और डिवीजन फेज में डिवीजन होता है। क्लियर? तो इंटरफेज पूरी सेल साइकिल का 95% पार्ट इंटरफेज में ही लगता है टाइम। बोलो डिवीजन में तो केवल 5% ही लगता है। इंटरफेज में कितना होती है, G1S और G2, इनमें क्या होती है, प्रिपरेशन, और डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन होता है। तो इंटरफेज पढ़ चुके थे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बोलो डिवीजन फेज। ठीक है, मैंने कहा यहां पर क्या लिखा, बोलो मैंने डिवीजन फेज। ठीक है, डिवीजन फेज, या इसी को क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज। क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज। ओके, मैंने कहा विभाजन प्रावस्था, विभाजन प्रावस्था, ठीक है, या माइटोटिक फेज यानी एम फेज। ओके, अच्छा, ये सेल साइकिल की कैसी फेज होगी, जिसमें डिवीजन होता है। ठीक है, बोलो सेल साइकिल, आपसे मैं कह रहा हूं कि वह फेज, आपसे मैं कह रहा हूं जिसमें क्या होता है, डिवीजन। आपसे मैं कहूं डिवीजन होता है, ठीक है, होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज आपसे मैं कह रहा हूं कहते हैं। तो इसका मतलब इसमें डिवीजन स्टडी करेंगे, कितने डिवीजन होते हैं, टाइप्स ऑफ डिवीजन। बोलो टाइप्स ऑफ डिवीजन की बात करूं तो मैंने कहा एक पढ़ते हैं हम माइटोसिस। क्या पढ़ते हैं, माइटोसिस। बोले तो समसूत्री विभाजन। बोलो कौन सा, समसूत्री विभाजन। दूसरा कौन सा, मियोसिस। कौन सा, मियोसिस। ठीक है, मियोसिस का मतलब क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, एमाइटोसिस, एमाइटोसिस। एमाइटोसिस का मतलब क्या होता है, असूत्री विभाजन। ठीक है, असूत्री विभाजन। ये तीनों हमें पढ़ने हैं, पढ़े तो सब बचपन से हैं, लेकिन अब फंडे क्लियर करने हैं, क्योंकि कंपटीशन में लॉजिक से क्वेश्चन आते हैं। माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस तीनों क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो पहले माइटोसिस, फिर मियोसिस, फिर एमाइटोसिस। ठीक है, ये तो मीनिंग समझ गए। बोलो बोलो जिसमें डिवीजन होगा वो माइटोटिक फेज होगी। और कितने टाइप के डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस। पहला हेडिंग डालोगे माइटोसिस। पहला कौन सा, माइटोसिस। हो गया ये नोट? एक एक को समझना है। पहला है माइटोसिस। ठीक है, ओके, हो गया नोट? ये मैंने कहा क्या बता रहा हूं, माइटोसिस, ये माइटोसिस। ओके, पहले जनरल बातें सुनो। माइटोसिस, माइटोसिस हमारी पूरी बॉडी की सभी सेल्स में लाइफ लॉन्ग होने वाला डिवीजन है। कैसा डिवीजन है, लाइफ लॉन्ग होने वाला डिवीजन है। चाहे सेल हैप्लॉइड हो, चाहे डिप्लॉइड हो, सब में होने वाला डिवीजन है। इसमें बनने वाली सभी सेल्स एक समान होती है, इसमें कोई वेरिएशन उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। बोलो बात समझ में? ये पहले जनरल बातें बता रहा हूं। क्या
मैंने कहा यह बोलो बॉडी, आपसे मैं कह रहा हूं कि सभी सेल्स, ऑल सेल्स, सभी सेल्स में लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग का मतलब क्या होता है? जीवन भर। आपसे मैं कह रहा हूं होने वाला डिवीजन है, होने वाला डिवीजन है। देखो हम थ्योरेटिकली तो ऐसा लिखते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि मरने के बाद भी होता है। आपको सर कैसी बात कर रहे हो, मरने के बाद कैसे? तो सुनना मेरी बात को। मेरे कहने का मतलब है ये डिवीजन लाइफ लॉन्ग होता है। सबसे फास्ट हमारे ये दो जगह होता है, एक रूट ऑफ हेयर मतलब बाल की जड़ में, एक बेस ऑफ नेल नाखून के आधार में। बोलो सबसे फास्ट यहां पर होता है। क्लियर? मतलब माइटोसिस की अगर किसी को स्टडी करनी है लैब में तो इन्हीं सोर्स को लिया जाता। होता पूरी बॉडी में है, लेकिन फास्ट कहां होता है? रूट ऑफ हेयर और बेस ऑफ नेल। अब सपोजेड कोई इंसान सेविंग बनाकर ताजा ताजा मर गया। क्या बोला मैंने आपको? सेविंग बनाई और मर गया, सेविंग बनाई और मर गया। 2 दिन तक उसको किसी ने जलाया ही नहीं। बोलो बात समझ? तो बताओ उसकी सेविंग आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। रीजन क्या है कि डेथ 2 तरह की होती है, एक मेडिकल डेथ, एक सेलुलर डेथ। अगर कभी किसी का हार्ट बंद हो गया तो बोलो डॉक्टर कह देते ये मर गया। मतलब हॉस्पिटल में ईसीजी यूं आई नहीं, बोलो डॉक्टर कह देंगे बोलो अब खत्म हो गए। बात समझ में? क्योंकि वो होती है मेडिकल डेथ। वो कौन सी होती है? मेडिकल डेथ। अब एक होती है सेलुलर डेथ। हमारी बॉडी की सेल्स जो होती है वो अलग अलग, कोई 10 घंटे, कोई 20 घंटे, कोई 22 घंटे में खत्म होती है। बात समझ में? उसको बोलते हैं मेडिकल। बोलो कौन सी डेथ? बायोलॉजिकल सेलुलर डेथ। क्लियर? तो बोलो मतलब उस पर्सन ने क्या किया? ताजा ताजा सेविंग बना के मर गया। तो क्या होगा? बोलो 10, 12, 15 घंटे, 24 घंटे में उसकी सेविंग आएगी कि नहीं आएगी? बोलो आएगी, क्योंकि अभी सेलुलर डेथ नहीं हुई है। और बेस ऑफ हेयर में क्या होता है? फास्ट डिवीजन होता है। इसलिए क्या होता है? बोलो मरने के बाद भी ये डिवीजन होता है, लेकिन हम मरने के बाद की बातें नहीं करते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा? लाइफ लॉन्ग तक। बाकी हकीकत क्या है? मरने के बाद भी होता है। बात समझ में? ओके। मैंने कहा ये बॉडी की सभी सेल्स में ये डिवीजन कैसा है? आपने देखा होगा कभी आपके बोलो रगड़ खा गई, खरोच आ गई, थोड़े दिनों में वापस सही हो गया, और कोई चमत्कार थोड़ी हुआ है। क्या हुआ है? ये वाला डिवीजन ये रिपेयरिंग करता है। क्या करता है? रिपेयरिंग करता है। बोलो बात समझ? हमेशा होता ही रहता है। क्लियर? यहां तक कि एवरी 24 आवर्स में सेल डिवाइड हो जाती है। मानो कि बोलो सेल्स 24 घंटे में क्या हो जाती? डिवाइड हो जाती है। क्यों हो जाती है? साइंटिफिक रीजन अभी बताऊंगा। ठीक है? पहला पॉइंट समझ में आया? ये बॉडी की ऑल सेल्स में होल लाइफ होता है। क्लियर? दूसरी इसमें और क्या बता रहा हूं? मैंने कहा यह एक गुणित, एक गुणित, आपसे मैं कहूं एक गुणित, एक गुणित मतलब क्या? हैप्लॉइड। ठीक है? एक गुणित का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड। ठीक है? एंड द्विगुणित, द्विगुणित का मतलब क्या होता है? डिप्लॉइड। आपसे मैं कहूं डिप्लॉइड सभी सेल्स में होता है। ठीक है? सभी बोलो मैंने कहा सेल्स में होता है। जबकि जो मियोसिस होगा, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो केवल डिप्लॉइड सेल में ही होता है। अभी से हम बेस बनाते जा रहे हैं। वो पूरी बॉडी में नहीं होता, वो केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होता है। देखो अभी जो पढ़ा रहा हूं वो कौन सा है? माइटोसिस। उसके बाद पढ़ेंगे वो कौन सा है? मियोसिस। इसमें पहला पॉइंट क्या बताया? ये पूरी बॉडी की सेल्स में लाइफ लॉन्ग होने वाला डिवीजन है। ये हैप्लॉइड हो डिप्लॉइड हो दोनों में होता है। जबकि मियोसिस क्या होगा? केवल डिप्लॉइड में होगा। और वो कहां होता है? केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स में, केवल जनन कोशिकाओं में होता है। बोले तो टेस्टिस और ओवरी में ही होता है। बोलो बात समझ में? ओके। मैंने कहा इससे वेरिएशन उत्पन्न नहीं होगी। मैंने कहा इससे बोलो विभिन्नताएं, बोलो विभिन्नताएं, विभिन्नताओं का मतलब क्या होगा? वेरिएशन। ठीक है? उत्पन्न 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 नहीं होती है, उत्पन्न
नहीं होती है, ठीक है, होती है क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, क्योंकि इसमें जीन विनिमय है। बोलो जिसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। नाम सुना क्रॉसिंग ओवर का, बोलो क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। जबकि जो मियोसिस होता है उसमें वेरिएशन उत्पन्न होती है क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि माइटोसिस से नो वेरिएशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। बात समझ में, कोई वेरिएशन। अच्छा, इससे चौथा पॉइंट क्या निकल जाएगा, इसमें बनने वाली डॉटर सेल्स क्या होगी, सेम होगी। बनने वाली जो सेल्स होगी वो क्या होगी, एक समान होगी। इसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाएं डॉटर सेल्स, बोलो आपसे में क्या होती है, एक समान होती है, एक समान होती है। मतलब क्या बोल रहा हूं, इन माइटोसिस डॉटर सेल्स आर इक्वल। बोलो सारी डॉटर सेल्स क्या होती है, एक समान होती है। यहां पर ये जो पुत्री मतलब वो गर्ल वाला पुत्री नहीं है, ध्यान रखना। मतलब जो सेल्स बनती है उनको हमेशा डॉटर सेल्स ही कहा जाता है और वो क्या होती है, इस वाले में सेम होती है। बोलो जबकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होगा तो 50% सेम 50% अदर होगी। बात समझ में? तो ये वाले चार बातें समझ में आई। बोलो पहली बात क्या बताई, माइटोसिस में ये होल बोलो लाइफ लॉन्ग बॉडी की सभी सेल्स में होता है, ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड में होता है, इसमें वेरिएशन नहीं उत्पन्न होती है, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इसमें बनने वाली डॉटर सेल्स सेम होती है। क्लियर? फिर लोगों ने कहा कि यार ये होता क्यों है, मतलब सेल को क्या मजा आता है तो एक से दो होने में, क्या रीजन है, ऐसा डिस्कशन चल रहा था। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओ हर्टिंग। क्या था? ओ हर्टिंग। उसने एक कर्ण प्लाज्म थ्योरी दी। क्या दी? कर्ण प्लाज्म थ्योरी दी और एक साइंटिफिक व्यू बताया कि सेल डिवाइड क्यों होती है, जो अपन अभी सीखते हैं। इतना नोट कर लिया बोलो आपने? ओके, देखो आपसे मैं कहूं माइटोसिस बोलो के होने का साइंटिफिक व्यू, वैज्ञानिक आधार। आपसे मैं कहूं साइंटिफिक व्यू, वैज्ञानिक आधार, बोलो वैज्ञानिक कारण, साइंटिफिक रीजन। मैंने कहा ओ हर्टिंग, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है ओ हर्टिंग। ओके, ने बोलो क्या दी, कर्ण प्लाज्म थ्योरी, कर्ण प्लाज्म सिद्धांत। ठीक है, कौन सी थ्योरी दी बोलो? आपसे मैं कहूं कर्ण प्लाज्म थ्योरी। ठीक है, कर्ण प्लाज्म थ्योरी में बताया। तो इस थ्योरी को जानना पड़ेगा तो ही हमें रीजन पता चलेगा। तो मैंने यहां पर लिखा कर्ण प्लाज्म थ्योरी, कर्ण प्लाज्म सिद्धांत। क्या कहता है ये कि सेल अपने के आई का मतलब होता है कैरियो प्लाज्मिक इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को इंक्रीज करने, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को इंक्रीज करने के लिए डिवाइड होती है। ये इसने स्टेटमेंट दिया, लोगों ने कहा समझ में नहीं आया, ये पहले के आई क्या होता है, तो इसने एक फॉर्मूला दिया। क्या कहा सुनो, इसने कहा के आई इज इक्वल टू, पहले समझो फिर नोट करना, वॉल्यूम ऑफ, ऐसे लिख दू, बोलो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्या दिया? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या फॉर्मूला दिया कि केंद्रक का आयतन डिवाइड बाय कोशिका द्रव्य का आयतन। ठीक है, फिर इसने कहा देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं Vn डिवाइड बाय Vc माइनस Vn। सीधी सी बात है, एक सेल में बोलो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कैसे आएगा, सेल में से न्यूक्लियस को घटाऊंगा तभी आएगा। क्लियर? फिर इसने कहा देखो क्या होता है, ये एक सेल है, ठीक है, इसमें ये तो है न्यूक्लियस और ये माल मटेरियल क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब आपसे मैं कह रहा हूं सपोज दैट आप रोज खाते हो, सेल हो गई इतनी बड़ी, सेल कितनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी। बताओ क्या बढ़ गया है, साइटोप्लाज्म।
क्या बढ़ गया है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बढ़ने से क्या होगा, सेल का KI क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि जब 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 ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा। तो क्या करती है सेल, अब समय को सेल क्या करती है, डिवाइड हो जाती है। क्या करती है, डिवाइड हो जाती है। जैसे ही डिवाइड होगी इसका KI क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और वापस पूरी सेल का कंट्रोल न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। तो अब ये जो थ्योरी है वो साइंटिफिक वे बताती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, माइटोसिस के होने का कारण है KI का इंक्रीज होना, KI का डिक्रीज करना, तो KI का इंक्रीज करना, ये माइटोसिस का रीजन है। आई थिंक KI समझ में आया, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या बताया मैंने, बोलो ये KI क्या है, बोलो कैरियो, मैंने कहा प्लाज्मिक, बोलो मैंने कहा इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है, ठीक है, नोट। और ये क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, समझ जाओगे, केंद्रक का द्रव्यमान, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य का द्रव्यमान। समझ में आया, ये फॉर्मूला कैसे बताया, नोट करोगे। हिंदी में लिखो कि समझ के बोलो, ये केंद्रक का आयतन, ठीक है, और यहां पर क्या लिखा मैंने, कोशिका द्रव्य का आयतन, ठीक है। बात समझ में आई, बोलो। मतलब ये थ्योरी क्या बताती है कि सेल क्यों डिवाइड होती रहती है, अपने KI को इंक्रीज करने के लिए, अपने KI को इंक्रीज करने के लिए डिवाइड होती है। बात समझ ना, तो ये मेन साइंटिफिक रीजन है कि सेल के डिवाइड होने का। बात समझ में आए, बोलो ओके। ये वाला समझ में आया, बोलो आपको, सेल की साइज इंक्रीज होगी तो KI डिक्रीज हो जाएगा, तो सेल डिवाइड होते ही वापस KI इंक्रीज हो जाएगा, वापस ये सेल खाएगी, मोटी होगी, वापस बड़ी होगी, KI डिक्रीज हो जाएगा, वापस, ऐसा चलता ही रहता है। बात समझ में आए, बोलो। ये किसने बताया, ओ हर्टिंग ने। थ्योरी का नाम क्या है, कर्न-प्लाज थ्योरी। क्लियर, ओके। वापस आ जाते हैं अपन। ये तो मैंने रीजन बताया, बोलो किसका रीजन बताया, माइटोसिस के होने का साइंटिफिक व्यू। बात साइंटिफिक रीजन कि सेल क्यों डिवाइड होती है, बोलो। बात समझो ना, तो इसी से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोलो किस लिए डिवाइड होती है, KI को इंक्रीज करने के लिए। बोलो बात समझ में, ओके हो गया ये नोट, बोलो। ये तो हमने माइटोसिस की जनरल बातें करी, क्लियर। अब मैं आपसे कह रहा हूं, माइटोसिस या कोई भी डिवीजन हो, उसमें दो चीजें होती है, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस, ठीक है, ये नोट किया, ओके। क्या बता रहा हूं मैं, बोलो सुनो। मैंने कहा नेक्स्ट क्या है, ये जो माइटोसिस है इजिकल टू कोई भी होगा तो एक क्या होगा, आप कहोगे कैरियोकाइनेसिस होगा, एक क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा, आप कहोगे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस मतलब केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का विभाजन।
मैंने कहा यार साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ क्या करूंगा? साइटोप्लाज्म। बोले तो क्या हुआ? कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, और इसका मतलब माइटोसिस क्या हुआ? डिवीजन ऑफ सेल। बोलो क्या होगा? इन दोनों से क्या होगा? ये और इसको क्या बोलूंगा? डिवीजन ऑफ सेल। बोलो बात समझ में? माइटोसिस क्या हुआ? आप कहोगे डिवीजन ऑफ सेल। कोशिका का विभाजन क्या कहलाता है? माइटोसिस। और माइटोसिस में कितनी क्रिया होती है? दो। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक क्या होता है बोलो? कैरियोकाइनेसिस। एक क्या होता है बोलो? आपसे मैं कहूं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। क्लियर? ओके। अब जब जब कैरियोकाइनेसिस होगा, केंद्रक का विभाजन। अब समझो यहां पर एक टर्म मैं आपसे कह रहा हूं कि माइटोसिस हो, मियोसिस हो, इनमें न्यूक्लियस का डिवीजन डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है? ये दो वर्ड क्लियर करते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। तो क्या होता है कि हम जानते हैं माइटोसिस में जो न्यूक्लियस का डिवीजन 4 फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के थ्रू होता है। जब भी किसी न्यूक्लियस का डिवीजन इन फेजेस के थ्रू होता है, इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। और जब ये फेजेस नहीं होगी तो डायरेक्ट बोलते हैं। तो ए माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस डायरेक्ट होता है। मतलब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की वर्ड समझ में आया बोलो? तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस किस में होगा बोलो? आप कहोगे 4 फेजेस। बोलो 4 फेजेस कौन सी होगी? आप कहोगे एक होगी प्रोफेज। बोलो एक कौन सी होती है? प्रोफेज। आपसे मैं कहूं दूसरी कौन सी होती है? बोलो मेटाफेज। क्या होती है? मेटाफेज। मैंने कहा मेटाफेज। तीसरी कौन सी होती है? एनाफेज। एनाफेज। आपसे मैं कहूं कौन सी? बोलो एनाफेज। बात समझ में आए बोलो? ओके। और तीसरा बोलो टीलोफेज। आपसे मैं कहूं टीलोफेज। ठीक है, टीलोफेज। इसने कहा इन 4 फेज के थ्रू होता है, इसलिए हमेशा कैसा होगा? डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। बोलो बात समझ में? प्रत्यक्ष के अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। बात समझ में आए बोलो? ये वर्ड क्लियर होने चाहिए कि माइटोसिस के अंदर या मियोसिस के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन ऑलवेज इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट वर्ड यूज हम केवल माइटोसिस में करेंगे। इनडायरेक्ट वर्ड यूज करने का मतलब 4 फेजेस के थ्रू होना। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज के लिए पी वर्ड यूज करते हैं, मेटाफेज के लिए एम वर्ड यूज करते हैं, एनाफेज के लिए ए वर्ड यूज करते हैं, टीलोफेज के लिए टी वर्ड यूज करते हैं। ये सारे मुझे बताने हैं, लेकिन मैं पहले अभी एक डायग्राम बनाने वाला हूं जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब किस में होना? 4 फेजेस में होना। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। बात समझ में आए? इतनी बात समझ में आई? देखो इतनी सिंपल भी चीज पूछ लेते, साइटोकाइनेसिस का मीनिंग क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ सेल तो माइटोसिस है, डिवीजन ऑफ सेल तो मियोसिस है, डिवीजन ऑफ बोलो न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस है, वो डिवीजन ऑफ बोलो साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस है। बोलो बस, हर एक माइटोसिस हो या मियोसिस हो क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस होता है फिर साइटोकाइनेसिस होता है। बात समझ में है? तो मैंने ये इतना बताया, समझ में आया? ओके। तो हमें कैरियोकाइनेसिस पढ़ना है फिर साइटोकाइनेसिस पढ़ना। उससे पहले एक स्पेशल नोट बता रहा हूं, ये हो गया बोलो? उस स्पेशल नोट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किया नोट बोलो? एक बार ये नोट करो, फिर मैं पूरी सेल साइकिल का एक डायग्राम बना रहा हूं जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
गया ये नोट? इसमें मैंने बताया कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, नेम से पता चल रहा है कैरियो वर्ड रिलेटेड टू न्यूक्लियस एंड साइटो वर्ड रिलेटेड टू साइटोप्लाज्म, बात समझ में? और ये फेजेज इसमें होती है कि उसमें होती है? इसमें होती है, कैरियोकाइनेसिस में। बोलो पहली हमेशा कौन सी होगी? प्रोपेज, फिर कौन सी होगी? मेटापेज, फिर कौन सी होगी? एनापेज, फिर कौन सी होगी? टीलोपेज। एक एक को अच्छे से जानेंगे, बात समझ ना। पहले मैं एक डायग्राम बता रहा हूं, उसको समझना स्पेशल नोट में, बहुत सी बार उससे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो कैसे, मैंने कहा ये बना रहा हूं चक्र, ठीक है, यहां पर मैंने किया बीच में ऐसा, ओके, क्या किया मैंने? बोलो बीच में ऐसा, बात समझ में? यहां लिखा मैंने सेल साइकिल, क्या लिखा? सेल साइकिल, समझना मेरी बात को। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं? ऐसा मैंने किया, ऐसा मैंने किया, ठीक है, ऐसा मैंने किया, और यहां पर लिख दिया मैंने, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इंटरफेज, क्या कर दिया? इंटरफेज, और इसमें कर दिया 1 2 3, ये कर दिया G1, ये कर दिया S, और ये कर दिया G2, ओके। फिर मैंने क्या किया? यहां पर कर दिया कैरियोकाइनेसिस, क्या कर दिया? कैरियोकाइनेसिस, तो इसका मतलब ये मैंने कर दिया, बोलो ये प्रोफेज, ये मेटाफेज, ये एनाफेज, ये टीलोफेज, और ये क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस। बताओ यही एक सेल साइकिल हुई। और बोलो समझे समझे। और मैं क्या कर सकता हूं? यहां पर ये करके ऐसा, ये क्या कर दूं? माइटोटिक फेज, क्या कर सकता हूं? माइटोटिक फेज। अब देखो क्या होता है कि आपको ये माइटोटिक फेज नहीं भी करूं तो भी आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इंटरफेज के अलावा बाकी जो भी होगा वो क्या होगा? माइटोटिक फेज होगा। अब एग्जाम में क्या करते हैं, ये तो आपको बनाना है, इधर देखो ऐसे हटा देते हैं, बोलो ऐसा देते हैं, ठीक है, आपको क्या करते हैं? ऐसा देते हैं, यहां पर x, यहां y, और यहां z, x y z क्या होंगे? बोलो बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है, वेरी सिंपल। और g के बाद कौन आएगा? s, तो बोलो आप यहां पर y, जो x y z जो भी लिखा होगा ऑप्शन में मैच करके टिक कर दोगे। बताओ ये मेटापेज, तो इसके पहले कौन आता है? ये जेड के मेटाफेज के बाद कौन आता है? एनाफेज। अरे बोलो समझे नहीं समझे? इस चार्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आई? बोलो आपको, नोट कर लो ये ऊपर दे सकते हैं, ये नीचे दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस ये पता होना चाहिए
जीवन के बाद एस आएगा, एस के बाद G2 आएगा, कहीं मेटा प्रोपेज लिखा हुआ तो उसके बाद मेटाफेज आएगा, ये ऑर्डर फिक्स है। अरे बोलो समझे नहीं समझे बोलो। मैंने आपसे क्या कहा कि ये वाली चीज बाहर लिख सकते हैं, मतलब पैटर्न बदल सकता है, लेकिन क्या फिक्स रहेगा कि एक बार इंटरफेस बोला तो जीवन के बाद बोलो, जीवन के बाद एस ही आएगा, एस के बाद G2 ही आएगा, G2 के बाद बोलो कैरियोकाइनेसिस में प्रोपेज, प्रोपेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस, फिर वापस क्या आएगा इंटरफेज। बोलो समझ के बोलो, ये चलता रहेगा। बोलो बस में ऐसे एरो कर लोगे, ये फिक्स है। बोलो इसमें ऐसे नहीं चल सकता मैं, बोलो समझे, ऐसे ही चलना पड़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। सेल साइकिल, देखो सेल साइकिल के दो रूप होते हैं, एक हम लिखते हैं G1 S G2 और M, ये तो छोटा रूप हो गया, ये तो क्या हो गया, छोटा रूप हो गया। इसी का हमने बड़ा रूप कर दिया। बोलो बड़ा रूप समझ में आया, बोलो कि G1 S G2 के बाद इस M के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस ऐसा कर दिया, कैरियोकाइनेसिस, साइटो, क्योंकि इसी के अंदर तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा। बात समझ में। इसी में क्या होगा, एक आपका कैरियोकाइनेसिस और एक क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, और इसी में बोलो आपका क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। मतलब ये भी सेल साइकिल है, ये भी सेल साइकिल है, ये छोटा फॉर्म है और ये बड़ा फॉर्म है। ज्यादातर तो यही पूछा जाता है, बोलो ज्यादातर यही पूछा जाता है, लेकिन आजकल ऐसा भी पूछने लग गए हैं। बोलो एनसीईआरटी में भी ये दे रखा है। बात समझ में। और बहुत आसान है, बना के देते, कुछ मिसिंग होते हैं और मिसिंग ऑप्शन में ढूंढने होता है। बोलो बात समझ में। ओके, तो ये तो अपन ने पढ़ा। अब हमें कैरियोकाइनेसिस पढ़ना है, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में एक एक फेज को जानना है। अब क्या होता है, प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज, किस में क्या होता है पूछा जाता है। अब क्या होता है कि मैं जैसे प्रोपेज में क्या होता है बता दूं आपको, ज्यादातर तो यही बोलो ध्यान रखना पड़ता है, प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज। लेकिन क्या होता है कभी कभी, जैसे मैंने कहा आपको मैं बता दूं कि प्रोपेज में क्रोमेटीन क्रोमोसोम में बदलते हैं, आपको ही पता है क्रोमेटीन क्रोमोसोम में बदलते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया क्रोमेटीन क्रोमोसोम में बदलते हैं किसमें, ऑप्शन में दे दिया अर्ली प्रोपेज, लेट प्रोपेज, पता चला दो ऑप्शन प्रोपेज। अब मैं किसको करूं, मुझे तो खाली प्रोपेज ही पता था। मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझ में आया। तो इसका मतलब हुआ हमें और बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं प्रोपेज में भी कोई बात बता रहा हूं तो कौन सी बात अर्ली होगी, कौन सी लेट होगी। ये अर्ली लेट क्या होता है, प्रोपेज के शुरुआत में जो होगा वो अर्ली होगा और क्लाइमेक्स में जो होगा वो एट में होगा। मेटाफेज में भी अर्ली मेटाफेज, लेट मेटाफेज। अगर मैं मेटाफेज की बातें बता दूं और उसमें कोई चीज पूछ ली अर्ली में है कि लेट में, तो हमें कैसे पढ़ना है, अर्ली लेट, अर्ली लेट, अर्ली। तो अब तो कुछ बार होगा ही नहीं। बोलो अच्छा, अर्ली लेट दोनों ही बातें बता दी और पता चला कि उनमें से कोई भी बात पूछी, ऑप्शन प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तब तो और आसान है। बोलो मैं क्या बता रहा हूं, और आसान है। लेकिन अगर अर्ली लेट का फंडा नहीं जाना और खाली प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जान लिया तो प्रॉब्लम है। बोलो मैं क्या बता रहा हूं, अर्ली लेट को जान के करोगे तो क्या होगा, कैसा भी पूछे बोलो क्लियर है। लेकिन खाली प्रोपेज, बोलो मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज तो प्रॉब्लम है। बात समझ में। अच्छा, ये पेजेस जनरली याद नहीं होती, रीजन क्या है कि आप उनको थ्योरेटिकल देखते हो, मैं सबको डायग्रामेटिकल बताऊंगा कि अर्ली में मतलब क्या, दिमाग में एक पिक्चर बनानी है तो याद रहेगा। क्लियर। एक अभी पढ़ रहे हम प्रोपेज, बात समझ में, जिससे बेस बनेगा देन कल मेटाफेज, क्योंकि ये तो कहानी है। सेल डिवीजन क्या है, एक लॉजिक है जिसमें बोलो अपने आप आगे से आगे सीक्वेंस चलती। अभी तक कहानी समझ में आई बोलो आपको। ओके, अब मैं आपसे कह रहा हूं हम बेस बना चुके हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, बोलो कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस का मतलब हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्ट नहीं होता है, एक न्यूक्लियस से खटाक दो न्यूक्लियस ऐसे नहीं बनते हैं, अलग अलग फेजेस से गुजरना पड़ता है। तो हम भी गुजरते हैं। पहली कौन सा लिखते हैं, प्रोफेज। बोलो पहली कौन से लिखते हैं,
प्रोफेज। बात समझ में आए? प्रोफेज। ओके, अब देखो प्रोफेज में मैं क्या कर रहा हूं, दो मैंने कहा एक तरफ लिखूंगा अर्ली प्रोफेज, एक तरफ लिखूंगा लेट प्रोफेज। एक तरफ क्या लिखूंगा, अर्ली प्रोफेज, ठीक है, एक तरफ क्या लिखूंगा, लेट प्रोफेज। बात समझ में आए? ओके, तो अर्ली और लेट का मतलब समझ गए नहीं समझ के बोलो? एक तो शुरू होते ही, एक क्लाइमैक्स में। बोलो बात समझ में? ये क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स क्या होता है समझते बोलो? ओके, अब इधर देखो, यहां पर मैं बता रहा हूं इसकी बात देखो, दिमाग में पिक्चर बनाना। मैंने कहा इसमें क्या होता है, ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं ये है न्यूक्लियस, ये है बोलो सेल, ये माल मटेरियल बोले तो साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तो क्रोमेटीन क्रोमोसोम में कंडेंस होते हैं। देखो क्रोमेटीन को मैं कैसे शो करता हूं, धागे धागे नुमा, और थोड़े मोटे मोटे बताऊंगा वो क्रोमोसोम है। तो पहला काम इसमें क्या हुआ, मैं वर्क इधर लिख रहा हूं, ठीक है, मैंने कहा इसमें बोलो क्रोमेटीन, इतना सा लिख दूंगा क्रोमेटीन, इधर बदल दू बोलो क्रोमोसोम, और मैंने बोल दिया क्या लिख दूं यहां पर, संघनित, क्योंकि मैं फंडा क्लियर कर चुका हूं। ये कंडेंसेशन, ये कौन है बोलो, क्रोमेटीन, और ये कौन है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ही क्रोमेटीन होता है, क्रोमेटीन ही क्रोमोसोम होता है। ये पतले और लंबे होते हैं, ये छोटे और मोटे होते हैं। क्रोमेटीन कंडेंस होकर क्रोमोसोम में बदलते हैं। अगर ये वाली बात पूछे तो अर्ली में आएगी कि लेट में आएगी, अर्ली में। अच्छा, दूसरा क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसकी ट्रांसपेरेंसी कम होने लगती है, ये पीला पीला होने लगता है। बात समझ में? तो मैंने कहा साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव कैसा होगा, में क्या होगा, पीलापन, क्या होगा, येलोविश होने लगेगा। अच्छा, पीलापन होने का मतलब ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता कम होना कि ज्यादा होना बोलो, कम होना। तो मैंने कहा साइटोप्लाज्म की बोलो पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है। ओके, और क्या होता है, दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं। दोनों सेंट्रियोल बोलो, सेंट्रियोल 90 के एंगल पे होते हैं, दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं। मैं ऐसे बता रहा हूं, भेजूंगा वहां पर। बोलो बात समझ में? मैंने कहा दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल, आपसे मैं कहूं अपोजिट पोल का मतलब थ्रू, ठीक है, पर जाने लगते हैं। ये सारे कार्यक्रम कहां होता है, इसमें होता है। क्लियर? अब आ जाओ लेट प्रोफेज में क्या होता है। मैंने कहा लेट प्रोफेज में क्या बता रहा हूं, एक तो देखो ऐसा कर रहा हूं, बोलो मैंने कहा ये ऐसे बिखेर रहा हूं, ये ऐसे भेज रहा हूं। मतलब इसमें क्या क्या होता है, पहली चीज इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। मैंने ऐसा बताया ताकि हो रही है मतलब हो जाती है, इसमें नहीं बोला। बोलो बात समझ में? देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है मतलब गायब हो जाती है। क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो केंद्रक झिल्ली। मैंने कहा क्या होता है इसमें, केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलो न्यूक्लियर, बोलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने कहा मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को केंद्रक झिल्ली गायब, डिसअपियर हो जाती है। ओके, दूसरा काम क्या होता है इसमें, बोलो मैंने कहा न्यूक्लियोलस डिसअपियर, केंद्रिका भी गायब। बोलो केंद्रिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। केंद्रिका, बोलो केंद्रिका को क्या बोलते हैं, मैंने कहा केंद्रिका मतलब क्या, बोलो न्यूक्लियोलस। वो भी क्या हो जाती है, डिसअपियर, मतलब क्या हो जाती, गायब। और क्या होगा आपसे मैं कह रहा हूं, सुनो, जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियस डिसअपियर, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं। बोलो बात समझ में, डिफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने कहा क्रोमोसोम बोलो साइटोप्लाज्म में क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं।
बिखरने को क्या बोलते हैं? आप कहोगे क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज हो जाते हैं। बात समझ में? ओके। और क्या होता है? सुनो, ये कौन है? ये कौन है? आप कहोगे सेंट्रियोल। देखो क्या होता है यहाँ पर, अरे अरे अरे, ठीक है, देखो आपसे मैं कह रहा हूं ये है, बोलो अपना, आप समझना, ऐसे ऐसे करके बता रहा हूं, ठीक है। इसके देखो चारों तरफ ऐसे 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 कर रहा हूं, क्लियर? ओके, ऐसे ऐसे कर रहा हूं। जिसमें ऐसा होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रल माइटोसिस, और जिसमें नहीं होता वो एन एस्ट्रल माइटोसिस। दो वर्ड सुने होंगे आपने। फोर्थ में क्या बोल रहा हूं? फोर्थ पॉइंट एक लिख रहा हूं, बोलो एस्ट्रल माइटोसिस, ठीक है। और मैंने कहा एक एन एस्ट्रल, बोलो माइटोसिस। एक्चुअली एस्ट्रल माइटोसिस किसमें होता है? आप कहोगे इन एनिमल। बोलो एन एस्ट्रल किसमें होता है? इन प्लांट। चीज दोनों सेम है, बस अंतर किस बात का समझो। एनिमल में क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल होता है तो क्या होता है? पोल पर वो जो चारों तरफ साइटोप्लाज्म होगा उसका जेलेशन करेगा और एस्ट्रल रेज बनाएगा। क्या बनाएगा? एस्ट्रल रेज। बोलो बात समझ में? तो जिसमें एस्ट्रल रेज बनती है वो माइटोसिस कैसा कहलाता है? एस्ट्रल माइटोसिस। प्लांट में क्या होता है? सेंट्रियोल एब्सेंट होता है तो कोई जेलेशन होगा ही नहीं, कोई एस्ट्रल रेज बनेगी नहीं, तो प्लांट में उसी को क्या बोल देते हैं? एन एस्ट्रल। आई थिंक मेरी बात समझ में आए। एग्जाम में पूछा जाता है एस्ट्रल माइटोसिस किसका करेक्टर होता है? एनिमल का कि प्लांट का? एनिमल का। और एन एस्ट्रल किसका होता है? प्लांट का। एस्ट्रल का मतलब क्या है? एस्ट्रल रेज। एस्ट्रल रेज किस में बनेगी? एनिमल में। बोलो प्लांट में नहीं बनेगी। ये सारी बातें मैंने बताई, ये अर्ली की है और ये लेट की है। बात समझ में आए? बोलो ओके। क्या एस्ट्रल किरणें बोलते हैं हिंदी में, एस्ट्रल, ठीक है। एस्ट्रल और एन एस्ट्रल, ठीक है। एस्ट्रल और एन एस्ट्रल ही बोलते हैं। नाम सुना होगा ना कभी, एस्ट्रल एन एस्ट्रल, ठीक है। बोलो एक बात समझ में आए? मतलब इसी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जो कहानी की तरह चल रहा है, अब ये डिफ्यूज हो गए। डिफ्यूज होने के बाद क्या होगा? वो माइटोसिस में होगा। बात समझ में? और आगे क्या होगा? एनाफेज में। बात समझ ना? इस तरह से चलिए। यहां तक कहानी समझ में आई? बोलो आपको वापस देखो ये क्या चल रहा है। बोलो कैरियोकाइनेसिस की शुरुआत हो रही है। किसकी शुरुआत हो रही है? कैरियोकाइनेसिस। एक कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा तो क्या होगा? एक सेल में एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। वो तैयारी हम करवा रहे हैं। बात समझ ना? ओके, ये अर्ली, ये लेट। आपको पूछा जाए कि बोलो कैरियोकाइनेसिस की किस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होती है? अब ऑप्शन ऑफ अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, तो अर्ली के लेट, लेट। खाली प्रोफेज में तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे बोलो समझे ही समझे? बोलो थोड़ा आइडिया रहेगा तो याद, बोलो टिक करना इजी रहेगा। ये क्या क्या लिखे समझ में आया? दिस वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। बोलो क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज। और इसमें क्या बोला? एस्ट्रल एंड एन एस्ट्रल। एस्ट्रल इन एनिमल, एन एस्ट्रल इन प्लांट। मीनिंग ऑफ एस्ट्रल, मैंने कहा एनिमल में सेंट्रियोल होगा तो क्या होगा? एस्ट्रल रेज बनेगी, इसलिए उस टाइप को क्या बोलते थे? एस्ट्रल। और उसमें नहीं बनेगी तो एन एस्ट्रल। बात समझ में आए? ओके।